हेलो फ्रेंड, वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों 17वीं बीपीएससी मेंस एग्ज़ाम के लिए मैं जो आपको क्वेश्चंस और एस्से का सीरीज करा रहा हूं, उसी कड़ी में आज हम लोग पॉलिटी का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे जिसकी प्रबल संभावना बनती है। और यह एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और हम लोग इसको काफ़ी अच्छा से देखने का प्रयास करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग इस प्रश्न का मतलब समझेंगे कि यह कहना क्या चाहता है, मतलब पूछना क्या चाहता है। तो देखिए, राज्य की नीति निर्देशक तत्व पवित्र घोषणा मात्र नहीं है, बल्कि राज्य की नीति के मार्गदर्शन के लिए सुनिर्देश है। व्याख्या कीजिए। अब देखिए, नीति निर्देशक तत्व सबसे पहले समझेंगे कि नीति निर्देशक तत्व क्या है। देखिए, यह एक वैसा वर्णित सिद्धांत है जो सरकार को सामाजिक और आर्थिक न्याय लाने के लिए दिशा निर्देश देते हैं। मतलब इसका जो उद्देश्य है वह भारत को कल्याणकारी राज्य बनाना है। नीति निर्देशक, नीति मतलब सरकार जो पॉलिसी बनाती है उसके संदर्भ में यह निर्देश देती है कि आपकी जो पॉलिसी होनी चाहिए वह भारत को एक कल्याणकारी राज्य बनाने के दृष्टिकोण से, मतलब आपकी पॉलिसी ऐसा होना चाहिए जिससे आम लोगों का कल्याण हो, है ना। इस संदर्भ में इस प्रश्न को देखना है। अब आप देखिए कि सरकार को मतलब यह कैसे निर्देश देती है, आप इसको व्याख्या करना है। अब देखिए, इस प्रश्न को हम लोग लिखेंगे कैसे, पहले हम शॉर्ट में समझ लेते हैं कि इसमें मतलब क्या लिखना चाहिए और क्या नहीं लिखना चाहिए। अब देखिए, सबसे पहले तो हम परिचय दे देंगे कि यह राज्य की नीति निर्देशक तत्व क्या है, और फिर पैरा चेंज करके लिखेंगे कि केवल पवित्र घोषणा नहीं है बल्कि स्पष्ट निर्देश है। कैसे, क्यों, यह बताएंगे। फिर उदाहरण दे देंगे और फिर हम बताएंगे कि न्यायालय द्वारा पुष्टि, मतलब न्यायालय द्वारा यह बाध्यकारी नहीं है लेकिन नैतिक रूप से यह बाध्यकारी है। नैतिक रूप से, न्यायालय द्वारा नहीं, इस बात को आप समझिएगा। इसको बता देने के बाद आप निष्कर्ष बता देंगे, आपका आंसर हो जाएगा। चलिए इसी संदर्भ में हम लोग इसको देखने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग एक भूमिका लिखेंगे कि संविधान प्रत्येक राष्ट्र की आत्मा होती है जो उसके सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक जीवन को दिशा प्रदान करता है। अब देखिए, कहने का मतलब है कि संविधान एक प्रकार से बॉडी है, तो नीति निर्देशक तत्व उसके अंदर की आत्मा है, जो यह ऐसी मतलब नीति बनाने के लिए सरकार को यह निर्देशित करती है कि आम लोगों का सामाजिक, आर्थिक कल्याण हो। एक प्रकार से इसके लिए वह दिशा निर्देशित करती है कि आप वैसी पॉलिसी बनाएं जिससे आम लोगों का कल्याण हो। भारतीय संविधान में राज्य की नीति निर्देशक तत्वों को संविधान के भाग 4 अर्थात अनुच्छेद 36 से 51 में शामिल किया गया है। दोस्तों इसको बता देंगे तो अच्छा रहेगा। ये तत्व केवल नैतिक निर्देश नहीं है बल्कि राज्य के लिए एक स्पष्ट मार्गदर्शन है। अब देखिए, कहने का मतलब है कैसे स्पष्ट मार्गदर्शन है। हालांकि नीति निर्देशक तत्व न्यायालय में बाध्यकारी नहीं है, लेकिन वे सरकार को स्पष्ट रूप से यह बताती है कि उसे किन सामाजिक और आर्थिक नीतियों को अपनाना चाहिए। जैसे कि देखिए, एग्जाम्पल के लिए बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान का जो मतलब उपबंध किया गया है अनुच्छेद 45 में, आप देखेंगे सरकार ने शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 लागू करके इस निर्देश को कहीं ना कहीं पालन करता है ना। जिनका उद्देश्य समाज में समानता, न्याय और कल्याणकारी व्यवस्था को स्थापित करना है। जब इतना आप बता देंगे तो आपका एक स्पष्ट, बहुत ही बेहतर भूमिका हो गया। फिर आप पैरा चेंज करेंगे और बताएंगे कि राज्य की नीति निर्देशक तत्व एक स्पष्ट मार्गदर्शन है, इसे निम्न रूपों में देख सकते हैं। और फिर आप पॉइंट वाइज इसे बताएंगे, तो आप पॉइंट वाइज जब बताएंगे तो यह बहुत अच्छा माना जाएगा। अब देखिए, नीति निर्देशक तत्व एक स्पष्ट मार्गदर्शन है और इसे निम्न रूपों में हम देख सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले सामाजिक न्याय और समानता पॉइंट डालेंगे और लिखेंगे ये तत्व समाज में समानता और न्याय की स्थापना पर बल देते हैं। कहने का मतलब है कि समाज में समानता स्थापित करने और न्याय की स्थापना करने पर यह बल देता है। नीति निर्देशक तत्व के माध्यम से संविधान यह अपेक्षा करता है कि गवर्नमेंट जो पॉलिसी बनाएगी उसमें कहीं ना कहीं आम लोगों को ध्यान में रखा जाएगा और उसका ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास रहेगा कि सामाजिक और आर्थिक न्याय समाज में स्थापित हो। फिर आप बतलाएंगे कि महिलाओं, बच्चों और अनुसूचित जाति और जनजाति और कमजोर वर्गों के उत्थान पर विशेष बल दिया गया है, विशेष ध्यान। देखिए, कहीं भी कोई भी राष्ट्र
अगर आपको किसी राष्ट्र को अगर सशक्त बनाना है तो वहाँ के जो सबसे पिछड़े तबके के लोग हैं, यदि उनको आप मतलब आगे कर देंगे, उनको विकसित बना देंगे, उनका उत्थान के लिए काम करेंगे, तो वह राष्ट्र अपने आप आगे बढ़ जाएगा। तो कहीं न कहीं इसके माध्यम से यह कोशिश की जाती है कि समाज के जो सबसे वंचित वर्ग हैं, उन पे विशेष ध्यान दिया जाए और उनको मौलिक चीज़ें उपलब्ध करा के उनको आगे करने का प्रयास किया जाए, जिससे वह खुद को विकसित तो करे ही, इस देश को भी विकसित करने में अपना अहम योगदान दे। जब इतना बता देंगे तो फिर सेकंड पॉइंट बताएंगे आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करना। अब देखिए, नीति निर्देशक तत्व का मेन उद्देश्य है सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करना। इसमें आप बताएंगे कि संपत्ति और संसाधनों का एक सेकेंड संपत्ति और संसाधनों का समान वितरण सुनिश्चित करने की बात कही गई है, ताकि समाज में आर्थिक असमानता ना बढ़े। अब देखिए, कहने का मतलब है कि इसके माध्यम से यह प्रयास किया जाता है कि जो संपत्ति और संसाधन हो उसका वितरण समान रूप से समाज में हो, जिससे आर्थिक असमानता का भाव पैदा नहीं हो, क्योंकि आर्थिक असमानता देश में एक प्रकार से विभेद का भाव पैदा करता है। और जब सभी लोगों का आर्थिक रूप से समान बंटवारा होगा, मतलब कहने का मतलब है कि उनको भी उसका हिस्सेदारी मिलेगी, तो वह समाज एक सशक्त होकर एक सशक्त राष्ट्र का निर्माण करेगा। सेकेंड पॉइंट आप क्या बताएंगे कि सभी को रोजगार, उचित वेतन और काम करने की अच्छी परिस्थितियां उपलब्ध कराना राज्य की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। देखिए, सिर्फ रोजगार ही नहीं चाहिए लोगों को और एक पैसा ही नहीं चाहिए, बल्कि रोजगार और वेतन भी जो मिले वह गरिमापूर्ण होना चाहिए। रोजगार जहाँ पे वह कर रहा है उसके लिए वैसी परिस्थितियां होनी चाहिए। जैसे मान लीजिए कि बहुत ऐसे आप रूम में 20 लोगों को बैठा देंगे और कहेंगे कि आप वर्क करिए, तो उनको फिजिकल रूप से कितना परेशान होना पड़ेगा आप समझ सकते हैं। तो रोजगार उनको मिले, लेकिन उनको वैसी परिस्थितियां भी मिलनी चाहिए कि वह अच्छे से उसको कर सके। उनको वेतन उतना मिलना चाहिए जिससे वह अपनी मौलिक बुनियादी आवश्यकताओं को पूरा कर सके। मतलब वैसी परिस्थितियां उपलब्ध कराना राज्य की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जब इतना बता देंगे तो फिर आप तीसरा पॉइंट बताएंगे कि गुणवत्तापूर्ण जीवन की व्यवस्था। अब देखिए, इसमें क्या बताएंगे, सभी नागरिकों की मूलभूत आवश्यकताएं जैसे भोजन, कपड़ा, मकान, स्वास्थ्य और शिक्षा उपलब्ध कराना राज्य का दायित्व है। अब देखिए, नीति निर्देशक तत्व के माध्यम से संविधान यह अपेक्षा करता है सरकार से कि आम लोगों को, जो पिछड़े वंचित वर्ग लोग हैं, उनको भोजन, कपड़ा, मकान, स्वास्थ्य, शिक्षा उपलब्ध कराए। वह ऐसी पॉलिसी बनाए जिससे उनको मौलिक बुनियादी चीज़ें उपलब्ध हो और वह सशक्त बने। जब यह बताएंगे तो फिर नेक्स्ट पॉइंट में बताएंगे कि सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा को बढ़ावा देने और लोगों को जीवन स्तर में सुधार लाने की दिशा में प्रयास करना आवश्यक है। अब देखिए, अगर किसी व्यक्ति का स्वास्थ्य ही नहीं सही रहेगा तो वह कैसे अपना विकास करेगा, और जो अपना विकास नहीं करेगा तो एक राष्ट्र कैसे सशक्त होगा। तो सबसे जो इम्पोर्टेंट होता है, शिक्षा और स्वास्थ्य एक व्यक्ति के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि स्वास्थ्य अच्छा रहेगा तभी वह मेहनत करेगा, और जब शिक्षा उसके पास रहेगा तभी वह विकास के लिए कुछ करेगा। तो शिक्षा और स्वास्थ्य मोस्ट इम्पॉर्टेंट है एक व्यक्ति के जीवन में, और इन दोनों के माध्यम से सुधार लाने का प्रयास करने की जिम्मेदारी राज्य को है। जब यह बताएंगे तो फिर पैराग्राफ चेंज करके नेक्स्ट बताएंगे गांधीवादी सिद्धांतों का समावेश। देखिए, इसमें क्या बताना है, संविधान में महात्मा गांधी के विचारों में ध्यान रखते हुए पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना का सुस्पष्ट निर्देश दिया गया है। देखिए, पंचायती राज व्यवस्था के माध्यम से शक्ति का विकेंद्रीकरण करने का प्रयास किया जाता है, जिससे यह मतलब प्रयास किया जाता है कि आम लोग भी सत्ता में भागीदारी करें और उनको यह मालूम चले कि एक लोकतांत्रिक देश में रहते हैं और लोकतंत्र में एक जनता का क्या अधिकार होता है, उसको वह महसूस कर सके। सत्ता का केंद्रीकरण कभी भी एक सही लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं होता है, तो सत्ता का विकेंद्रीकरण बहुत ही जरूरी है। इसीलिए देखिएगा कि पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना करने का संवैधानिक संशोधन किया गया, जिसके माध्यम से आम लोगों को भी सत्ता में भागीदारी देने का प्रयास किया गया। अब फिर बताएंगे कि श्रमिकों को उनके अधिकार दिलाने, कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देने और शराबबंदी को लागू करने की दिशा में बात की गई है। अब देखिए,
कहने का मतलब है कि सरकार यह प्रयास करती है कि आम लोगों को मतलब रोजगार मिले। उसके लिए सभी को गवर्नमेंट रोजगार तो गवर्नमेंट दे नहीं सकती है, तो वह प्रयास करती है कि छोटे छोटे स्तर पे कुटीर उद्योगों को बढ़ावा मिले, जिससे बड़े पैमाने पर लोगों को रोजगार मिले और वो अपनी जीवन की मूलभूत चीज़ों को पूरा करें, और श्रमिकों को जो मूलभूत अधिकार होना चाहिए वह उनको प्राप्त हो। अब इसी संदर्भ में आप देखेंगे कि विभिन्न राज्य शराबबंदी को लागू करने के लिए नए नए कानून बनाती है। आप वर्तमान में अपने राज्य बिहार का ही उदाहरण ले लीजिए। शराबबंदी को लागू करने के मतलब लिए कानून बनाया गया। अब देखिए शराबबंदी का मतलब क्यों? देखिए राज्य को शराब और नशीली चीज़ों को उपयोग करने की कम सलाह देता है। कौन सा आर्टिकल में? अनुच्छेद 47 अब देखिए शराबबंदी इसलिए लागू की जाती है कि आम जनता क्या होता है ना कि अपने पैसे के 80 या 90% शराब पीने में ही बहुत सारे लोग खर्च कर देते हैं। एक गरीब जो रिक्शा चलाता है, ठेला चलाता है, वो अपने पैसे का शराब पीने में ही खर्च कर देगा, तो वह अपने बच्चों में, अपने परिवार को आगे बढ़ाने में कैसे उस पैसे का उपयोग करेगा या इन्वेस्टमेंट करेगा? तो इसलिए शराबबंदी कहीं न कहीं समाज को एक प्रकार से नुकसान पहुँचाती है। इसीलिए आप देखिएगा बहुत सारे राज्य कानून बनाकर अपने राज्य में शराबबंदी को लागू कर रहे हैं। जब यह पॉइंट बता देंगे तो आप कहेंगे अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा। देखिए इसमें क्या बताएंगे? भारत को विश्व शांति और सुरक्षा को बनाए रखने में योगदान देना चाहिए। मतलब भारत अब ऐसी पॉलिसी बनाए, ऐसी नीति का पालन करे जिससे वैश्विक स्तर पे शांति हो, सुरक्षा हो। इस दृष्टिकोण से इसे काम करना चाहिए। अब देखिए फिर बताएंगे शांतिपूर्ण सह अस्तित्व, अंतर्राष्ट्रीय विवादों का शांतिपूर्ण समाधान और न्यायपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था का समर्थन करने की बात की गई है। मतलब भारत का ऐसा प्रयास होना चाहिए कि हमारा जो अस्तित्व है वह सह अस्तित्व बिना विवादों का हो। मतलब जितने भी ग्लोबल स्तर पे कंट्री हैं एक दूसरे का सहयोग करें और शांतिपूर्ण सह अस्तित्व बना के रखें। आप इस बात को समझ लें कि किसी भी विवाद का निपटारा युद्ध के माध्यम से नहीं हो सकता। जब भी किसी का समाधान होता है वह शांतिपूर्ण, न्यायपूर्ण तरीके से ही होता है। तो इसी नीति को बढ़ावा देने का प्रयास करना चाहिए भारत को। अब जब इतना बता देंगे तो आपका फिर पैरा आप चेंज करेंगे और फिर आप इसकी राज्य की जो नीति निर्देशक तत्व है, वर्तमान में इसकी कानूनी स्थिति क्या है, इसके बारे में भी थोड़ा बहुत आप बताएंगे। फिर पैरा चेंज करेंगे और कहेंगे कि राज्य की नीति निर्देशक तत्वों को न्यायालय में किसी अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकती। देखिए कहने का मतलब है कि मौलिक अधिकार यदि आपका उल्लंघन होगा तो उसके लिए आप न्यायालय में जा सकते हैं, लेकिन राज्य के नीति निर्देशक तत्व के लिए लागू करवाने के लिए आप कोर्ट में नहीं जा सकते हैं। लेकिन राज्य की ये नैतिक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वह इसको लागू करे, है ना। देखिए लेकिन संविधान के अनुच्छेद 37 में यह स्पष्ट रूप से कहा गया है कि ये तत्व राज्य पर नैतिक रूप से बाध्यकारी है और सरकार को इन्हें लागू करने की कोशिश करनी चाहिए। मतलब क्या है? सरकार नैतिक रूप से बाध्य है कि आम लोगों की मतलब क्या बोलते हैं, आम लोगों की सहायता करने के लिए इसे लागू करना बहुत ज़रूरी है। जो भी वह पॉलिसी बनाए कहीं न कहीं इस तत्व को ध्यान में ज़रूर रखे। आप देखेंगे समय समय पर सरकार इस पॉलिसी के माध्यम से विभिन्न प्रकार की योजनाएं, विभिन्न प्रकार की नीतियाँ लाती है। एग्जाम्पल देकर बताएंगे। सरकार ने समय समय पर इन तत्वों को लागू करने के लिए कानून और नीतियाँ बनाई है। कुछ उदाहरण दे देंगे, जैसे पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना। अब देखिए इसके माध्यम से सत्ता का विकेंद्रीकरण किया गया। मनरेगा जैसी योजनाएं, इसके माध्यम से आम लोगों को रोजगार देने की प्रयास की गई। गरीबों के लिए मुफ्त शिक्षा और भोजन योजनाएं, जिनको मौलिक बुनियादी चीज़ें भी नहीं उपलब्ध होती है उनके लिए भोजन की व्यवस्था की गई, मुफ्त शिक्षा की व्यवस्था की गई। श्रमिकों के लिए श्रम सुधार नीतियाँ, देखिए श्रम सुधार नीतियाँ इसलिए लाई गई कि आम श्रमिकों को शोषण न किया जाए, उनको भी एक मानवतापूर्ण अधिकार होना चाहिए। जीने का मतलब उनका भी अधिकार है, तो जीने का अधिकार गरिमापूर्ण होना चाहिए। इसीलिए देखिएगा श्रमिकों के लिए भी बहुत सारे सुधार नीतियाँ बनी, जिसके माध्यम से वह अपनी चीज जिसके माध्यम से उनको जो जीने का गरिमापूर्ण अधिकार है वह बना रहे। इतना लिखेंगे तो आपका आंसर परफेक्ट हो गया। अब निष्कर्ष बता देंगे तो आपका आंसर एक बहुत अच्छा आंसर हो जाएगा। तो चलिए निष्कर्ष में क्या लिखना है यह देख लेते हैं। निष्कर्षतः राज्य की नीति निर्देशक तत्व केवल आदर्श विचार नहीं है,
बल्कि यह सरकार को देश को सामाजिक और आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए ठोस दिशा देते हैं। अब कैसे? अब देखिएगा कि यह तत्व समाज को न्याय संगत बनाने के लिए सरकार को ठोस कार्य करने की दिशा में प्रेरित करते हैं। अब देखिए कैसे? अब देखिए अनुच्छेद 47 में यह बताया गया है कि राज्य को शराब या नशीली चीजें उपयोग न करे। कई राज्यों ने इस सिद्धांत के आधार पे बहुत सारे नीतियां भी बनाई, जैसे बिहार, गुजरात। तो कहने का मतलब है कि भले ही इन्हें अदालत में लागू नहीं किया जा सकता, लेकिन सरकार इनका पालन करने के लिए नैतिक रूप से बाध्य होती है। देखिए, हर चीज को लागू करने के लिए सिर्फ कानून बनाने की ही जरूरत नहीं है। इसीलिए गांधी जी कहते हैं कि हृदय का परिवर्तन होना बेहद जरूरी है। जब एक बार नैतिक रूप से अपनी मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी को सरकार या आम लोग समझने लगेगी, तो फिर बड़े बड़े कानून बनाने की आवश्यकता नहीं बढ़ेगी। मतलब कहने का मतलब है कि सरकार नैतिक रूप से बाध्य होती है। कैसे? अब देखिए, संविधान नीति निर्देशक तत्वों को कानूनी बाध्यता नहीं देता, लेकिन सरकार इनके प्रति नैतिक रूप से जवाबदेह जरूर होती है। आप देखेंगे कि संसद और जनता सरकार से यह अपेक्षा करती है कि वह इन सिद्धांतों को लागू करे। देखिए एग्जाम्पल के लिए, अनुच्छेद 39 में सभी नागरिकों को समान न्याय और कानूनी सहायता मिले। सरकार से निःशुल्क कानूनी सहायता सेवा मिले ताकि गरीब लोग भी न्याय प्राप्त कर सकें। आप फिर लिखेंगे, यदि इन तत्वों को सही ढंग से लागू किया जाए तो भारत को एक समृद्ध, न्यायपूर्ण और समानतापूर्ण राष्ट्र बनाया जा सकता है। कहने का मतलब है दोस्तों कि राज्य की नीति निर्देशक तत्व केवल आदर्श नहीं है, बल्कि यह सरकार को, समाज को न्यायपूर्ण, समान और समृद्ध बनाने के लिए एक प्रकार के मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। सरकार भले ही कानूनी रूप से बाध्य नहीं है, लेकिन नैतिक रूप से लागू करने की उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और इतना बता देंगे तो आपका आंसर एक परफेक्ट आंसर हो गया। तो दोस्तों, हमने आपको एक बहुत ही बेहतर तरीके से इसको आंसर को कराया और आप इसको ऐसे ही समझकर लिखने का प्रयास करेंगे। तो अंत में मैं आपको बता दूं कि आप हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करिए। नेक्स्ट हम पॉलिटिक्स पर शॉर्ट क्वेश्चंस लेकर आएंगे। तब तक के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।